हमारे साथ मौजूद हैं कंवल शोज़ब साहिबा, जो कि प्लानिंग कमेटी को हेड कर रही हैं, पीटीआई की जो है ये अहम रहनुमा हैं और आज बड़ी खुश नज़र आ रही हैं। ज़ाहिर है दौरा अहम था और उसके जो असरात हैं वो हमारे मुल्क पर तो अभी आने में वक्त लगेगा, लेकिन आपके चेहरे पर वो असरात मुझे अच्छे तरीके से नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक बड़ी अहम बात की थी अभी नदीम साहब ने कि दौरा अच्छा रहा, MOU साइन हो गए, लेकिन चैलेंजेस बहुत सारे होंगे इम्प्लीमेंट करने में। एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, इनिंग्स अच्छी शुरू हुई है, मिडिल ऑर्डर कोलैप्स ना कर जाए। जी थैंक यू वेरी मच। दौरे के असरात पहले मुल्क में नज़र आने शुरू हुए हैं, फिर मेरे चेहरे पे नज़र आने शुरू हुए, और दौरे के असरात उस वक्त ज़्यादा अच्छी तरीके से नज़र आए जिस वक्त दोनों शहजादों ने स्पीच की थी। और मैं समझती हूँ कि वो एक तारीखी दोनों शहजादे, आपने अच्छा कहा, एक दिलों के शहजादे हैं, एक रॉयल क्राउन प्रिंस है, तो डेमोक्रेसी में तो दिलों के शहजादे ऊपर दिलों के शहजादे हैं, बिल्कुल। मैं समझती हूँ कि जो जुमला उन्होंने क्राउन प्रिंस ने उस वक्त कहा कि मुझे आप सऊदीया में पाकिस्तान का एम्बेसडर समझें, और फिर आपने इम्प्लीमेंटेशन का आपने देखा होगा कि एक बड़ी सबमिट की रिक्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर ने, और वो एक गरीबों की बात की, और अगले दिन सुबह हमें पहली ब्रेकिंग न्यूज़ ये मिली कि जिनको कभी किसी ने नहीं पूछा था, जिनके बारे में कभी बात नहीं की थी, आज उनके लिए ऑर्डर्स हो गए हैं कि इनको रिलीज़ कर दिया जाए। 2107 प्रिजनर्स का जेलों से निकल आना या उनकी आज़ादी का परवाना साइन हो जाना एक रिक्वेस्ट पे, तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाने के कितने ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि जैसे मैं अभी ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे कि वेल बिगन इज़ हाफ डन, और एक इनिशिएटिव, और ये इतने हाई प्रोफाइल 30 साल के बाद इस तरीके से एक स्टेट का में विज़िट होना और इस लेवल पे, ये इसकी देखें, अगर हम फॉरेन पॉलिसी की भी बात करें या दुनिया इन छोटे छोटे जो जेस्चर्स होते हैं या जो छोटी मूवमेंट्स होती हैं, इसको ट्रांसलेट किया जाता है। इवन बॉडी लैंग्वेज को, बात करने के तरीके को, किस तरह आपस में कितनी वार्मथ थी, ये पूरी दुनिया इसको स्कैन कर रही होती है। हम एज लेमैन तो इन चीज़ों को एक अच्छे उसमें देख रहे होते हैं और खुश भी हो रहे होते हैं, लेकिन जो एनालिस्ट्स होते हैं, जो मुख्तलिफ़ चीज़ों को, बॉडी लैंग्वेजेस को, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जिन्होंने दुनिया में ये देखना होता है कि अगली जियो पॉलिटिक्स या स्ट्रेटेजिकली हमने किस तरीके से चलना है, वो जब आपके इस तरह के बहुत बड़े रहनुमा या कोई स्टेट गेस्ट आए हुए हों, उनके बातचीत करने को, उनके जेस्चर्स को, उनके फेस एक्सप्रेशंस को, उनकी वार्मथ को ट्रांसलेट करते हैं कि इसके आगे इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। सो ओवरऑल मैं समझती हूँ कि जो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान साहब का ये हमारे पास तकरीबन 1.25 दिन का विज़िट समझ लें या 1.5 दिन का, और उसमें जितना कुछ भी वहाँ जो भी हुआ, जिस तरह से बातचीत हुई, जो उनके साथ आने वाले डेलीगेशंस ने बातचीत की जिनमें उनके मिनिस्टर्स शामिल थे, तो और जो MOUs उन्होंने साइन किए हैं मुख्तलिफ, मैं उसकी तरफ भी आऊँगी, वो काफ़ी एक पुरुमीद भी है, और इसका पूरी दुनिया को एक इम्प्रेशन, एक मैसेज भी गया है। पाकिस्तान की एक सिचुएशन ओवरऑल 360 डिग्री वैसे भी चेंज हुई है। अगर हम इसका इस रीजन में के बारे में बात करें कि पाकिस्तान की पहले क्या पोजीशन होती थी और आज पाकिस्तान की क्या पोजीशन है, तो मैं ये समझती हूँ कि जब कोल्ड वॉर और हमने हमेशा बचपन से लेकर आज तक यही सुना, पाकिस्तान स्ट्रैटेजिकली बड़ी ऐसी जगह लोकेटेड है, हमेशा यही सुना, लेकिन वो स्ट्रैटेजिकली लोकेशन को यूज़ कैसे किया जा रहा था, यहाँ से नेटो की फोर्सेस ले जाने के लिए। इस पर हम आते हैं क्योंकि ये एक ज़रा ग्लोबल इम्पैक्ट की जब हम बात करेंगे, लेकिन एक सिर्फ मुझे अगर आप जुमला कंप्लीट करने दें, अब हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो इकोनॉमिक ओरिएंटेड हो गई है, और जितने मुल्क इसमें, जैसे CPEC है, वो पहले एक खाली एक सड़क बन रही थी या एक उसका सिंगल डायमेंशन थी, अब हमने उसमें सोशो इकोनॉमिक, उसमें एग्रीकल्चर, और उसको हमने ब्रॉडन किया है, उसका स्कोप हमने डिफरेंट किया है, उसमें हमने और मुल्कों को इनवाइट किया है। और ये याद रखें कि जब इन्वेस्टर्स आते हैं और जितनी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका स्टेक हाई हो जाता है। ये तो अच्छी बात है ना कि वो CPEC की सड़क जो है उसका क्रेडिट तो फिर आप नवाज शरीफ साहब को देंगे कि हाँ उन्होंने वो सड़क दे दी, कंसेप्चुअलाइज किया था, नदीम मलिक साहब को सबको क्रेडिट जाएगा, 2006 में ये हुआ, सबको क्रेडिट जाएगा ना। फिर देखिए जो भी मुल्क के लिए अच्छा काम करता है और अच्छे नियत से करता है, क्रेडिट उसको मिलना है। अच्छा, मैं क्योंकि नदीम साहब से पूछना चाह रहा था, पॉलिटिक्स करने के हक, हाँ पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ों पर होनी भी नहीं चाहिए। वो जो चैलेंजेस थे, आपके ख्याल में क्या मेजर 3-4 चैलेंजेस होंगे जो कि कंवल साहिबा और उनकी पार्टी को फेस करने पड़ेंगे इम्प्लीमेंटेशन के दौरान? अच्छा, एक तो अभी ये क्योंकि जियो पॉलिटिक्स की तरफ चली गई थी, तो उसमें सिर्फ एक चीज़ मैं कहूँगा कि इस वक्त हम जहाँ पर हैं, मौजूदा सूरत हाल हैं, तो हम 47 से ऑनवर्ड इसी जगह पर, अफ़गानिस्तान हमारे सामने चैलेंज है, ईरान एक, बिल्कुल हमें जो करंट सिचुएशन नज़र आ रही है, हमें फौरी तौर पर आगे बढ़ के
जो भी इश्यूज उनके हैं उनको एड्रेस करना चाहिए, बिल्कुल लड़ना नहीं है। ईस्टर्न बॉर्डर्स पे हमेशा से हमारी एक टर्बुलेंस रहती है, आजकल ज़रूरत से ज़्यादा पुलवामा की वजह से सर पे सवार है। हमें पीसफुली इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हुए टू द बेस्ट एडवांटेज ऑफ पाकिस्तान, जब तक हम इकोनॉमिकली ग्रो नहीं करेंगे दुनिया में हम कहीं खड़े नहीं हो सकते। हम उधार पैसे मांग के 4-6 महीने का बंदोबस्त किया है, फॉर एवर ऐसे नहीं कर सकते। तो वी हैव टू मूव ऑन। उसका एक ही तरीका है कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट रिलेशंस आगे चलें। जो इन्वेस्टमेंट की बातें उन्होंने MOUs की हैं, MOUs जस्ट एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है कि हम ये करना चाहते हैं। उसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है अरामको की वो ऑयल रिफाइनरी है, और ऑयल रिफाइनरी में कितनी उसकी टोटल कैपेसिटी होगी, उसके नीचे क्रैकर प्लांट लगेगा कि नहीं, जिससे आपकी ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डेवलप होती है, प्लास्टिक इंडस्ट्री डेवलप होती है, वो डेफिनेटली उसका हिस्सा होना चाहिए। अभी उसकी फिजिबिलिटी स्टडी बननी है। अब इनकी हुकूमत का जॉब ये है कि उसको कोशिश करे कि अगले 8-10 माह के अंदर ये उस स्टेज के ऊपर आ जाए कि अरामको के साथ बैठे हुए फाइनलाइज कर रहे हो डील, और उसके ऊपर तामीर का काम शुरू हो जाए। ऑयल रिफाइनरी भी आपकी लगे बड़े साइज़ की, जो दुनिया में आजकल कॉन्सेप्ट है, और नीचे उसके ऊपर क्रैकर प्लांट भी लगे, जिससे आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डेवलप हो। अब $1.5 अरब की हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं, रॉ पेट्रोलियम के अलावा, ये जो खाम तेल मंगवा रहे होते हैं उसके अलावा। तो आप लोकल कैपेसिटी डेवलप करिए। पेट्रोकेमिकल सिटी का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को अमली जामा पहनाना इनका काम है। उसके अंदर सऊदी इन्वेस्टमेंट आए, उसके साथ UAE वाले आ सकते हैं तो उनको दावत दें, आ जाए। CPEC का इस्तेमाल करते हुए वो सिंकियांग तक जाना चाहते हैं, उसके लिए जो चीज़ें चाहिए उनको दें, रुकावटें दूर करें रास्ते की। इसी तरीके से ऑल्टरनेट एनर्जी में उनकी एक कंपनी है एक्वा पावर आना चाहती है सोलर और विंड के अंदर। हमने एक लगाया था कायदे-आज़म थर्मल पावर, वो भावलपुर वाला, जो 100 मेगावाट का था, एक्चुअली 14 मेगावाट प्रोड्यूस करता है। सोलर के साथ ये प्रॉब्लम होती है, 13 कर रहे हैं, ये सोलर की प्रॉब्लम है। आप भी लगाएंगे तो सोलर के साथ ये इशू आएगा, क्योंकि जितनी देर उसको वो लाइन ऑफ साइट मिलेगी, क्लियर मिलेगी, उसको सनलाइट उतनी देर प्रोड्यूस करेगा। चेंजेस आई हैं, थोड़ी मैं ऐड कर दूंगी। विंड के अंदर नई टेक्नोलॉजीज बहुत आई हैं और सस्ती हो गई हैं दुनिया में। हमारा विंड कॉरिडोर जो है वो तो आज तक डेवलप ना हो सका। घरों में कुछ लगी हुई है, लेकिन वो 1-2 ही लगे हुए हैं। मैंने विजिट किया बंदर घरों, और ये मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान तक काफ़ी एरिया मौजूद है जिस पे ये जाना चाहते हैं। लेकिन अगेन हमें क्या रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक इन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर आपके 2 बड़े हाइडल के मंसूबे हैं जो हम बना नहीं पा रहे, हमारे पास वसाइल नहीं है। मल्टीलैटरल एजेंसी पैसा नहीं देती, भाषा उसके ऊपर हमें मल्टीलैटरल एजेंसी से शायद पैसा आसानी से ना मिले, वो एरिया की वजह से कुछ इश्यूज़ हैं उसके ऊपर। इंडिया लॉबिंग करता है और ये रुक जाते हैं, वर्ल्ड बैंक वगैरह। बायलैटरल हमें असिस्टेंस मिल सकती है अगर सऊदीज़ उस पर आ सकते हैं। कि उन्होंने रखा है पाकिस्तान डेवलपमेंट फ़ंड, शायद बीबी उसके ऊपर रोशनी डालें। $1 अरब मोटी सी रकम है। ये मोटे मोटे एरियाज़ आइडेंटिफाई किए हुए हैं, अभी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट नहीं है कि हमने ये मेज़ बनाना है तो $500 मिलियन इस पर लगाएंगे, अभी इस तरह नहीं है। $1 बिलियन का पाकिस्तान डेवलपमेंट फ़ंड है। अगर मिमत डैम और भाषा के लिए कुछ $2-4 अरब सऊदीज़ लगा दें तो हमारी ज़िंदगी आसान हो सकती है। फॉरेन एक्सचेंज कंपोनेंट उधर से आ जाए, लोकल रुपये हम इधर से पैदा करें, तो एक मनसूबा तो हम ज़मीन पे ले आएँ। अगले 5 सालों में सिर्फ ये मुहिम्मत ही बना देना तो ये बड़ी खिदमत होगी, बड़ा खिदमत हो जाएगी। सही बात है। तो ये एरियाज़ हैं मेरे ख्याल में जिस पे इन्हें काम करना चाहिए। नदीम साहब के जो जितनी भी पॉइंट्स हैं ना, मैं उस पर थोड़ा कमेंट कर दूं। एक तो ईरान से जो हमारी इस वक्त खारजा पॉलिसी है, उसमें कल शाह महमूद कुरैशी साहब की स्टेटमेंट भी आई है कि जो एक जॉइंट के दौरान कई लोगों ने उस पर उठाया इशू कि ईरान को इस वक्त छेड़ा ना जाए या कोई उनसे हम बिगाड़ ना पैदा करें। तो उस पर हमारी बड़ी क्लियर कट है। देखिए, इंडिविजुअली हम हर एक से अपने ताल्लुकात बेहतर करें, क्योंकि हमने इस वक्त अपनी पूरी तवज्जो मरकूज़ करनी है अपनी मईशत पे और माशी तौर पे पाकिस्तान को उठाने के लिए, प्लस टूरिज़म की इंडस्ट्री जो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकती है। पाकिस्तान के अनटैप्ड जो रिसोर्सेज थे उनको भी हम इस्तेमाल में लाएंगे, और वो आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ से खुद ब खुद रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए बहुत सख्त ज़रूरत है कि हमारे किसी भी बॉर्डर पे किसी के साथ भी इन पंगा ना हो किसी किस्म का भी, और वही उसी स्ट्रैटेजी पे हम जा रहे हैं। और आई एम ग्लैड कि हमारे इतने वाइब्रेंट और इतने मेहनत वाले और अच्छे इस वक्त हमारे पास फॉरेन मिनिस्टर हैं जो बहुत डेडिकेशन के साथ और बड़ी हिम्मत के साथ काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो एक और आपने आवाज़ सुनी होगी फ़ौरन आ जाती है कि फ़ौज का अलाइन करना सिविल हुकूमत के साथ पाकिस्तान की बेहतरी में और हुकूमत चलाने के लिए ज़रूरी है। और आपके बॉर्डर्स की जहाँ तक या आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी है, उसमें ज़ाहिर है कि जब आप अपनी इतना बड़ा बॉर्डर है और वहाँ पे सारी इंगेजमेंट आप अपनी फ़ौज को ही देते हैं, तो ऑब्वियसली उनका 1 पेज पे होना ज़रूरी है। सो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी टॉप पे है और ईरान के साथ हमारा कोई इस तरह का इशू नहीं है। और अभी जब चाइना के लिए से लिंक्ड महातीर मोहम्मद साहब का आना 23 मार्च के लिए फाइनलाइज है,
और अभी तक तो यही पता है। It's almost done. It's almost done. मातीर मोहम्मद साहब भी हैं और हमारे जो मलेशिया के जो प्रेसिडेंट है उनको भी हमने इनविटेशन दिया हुआ है। टर्की वाले, मलेशिया वाले तो ये नहीं, टर्की वालों को भी कहा हुआ है, मलेशिया वाले दोनों को इनवाइट किया हुआ है दोनों मार्च के लिए। और उनसे जो है वो हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए यही चीज़ है ना, नॉट फाइनल सो फार। अच्छा ओके, लेकिन ये कि उम्मीद जो आप बात कर रही हैं खान साहब कभी, हाँ, और अब मैं पहले आपकी पिछली बातों को जो सिविल और मिलिट्री का आप जिक्र कर रही हैं ना, वो उसके बगैर सक्सेस हो ही नहीं सकती। और एक मुल्क की फौज और हुकूमत अगर यकसा नहीं चलेंगे तो फिर ये लड़ाई होती है। मैं कल एक जगह बैठी थी पीटीवी पे, तो मैंने यही बात की, मैंने कहा ये लोगों को क्यों परसेप्शन है कि ये दोनों अलग हों और फिर भी सक्सेस हो। आपके सारे इदारे इकट्ठे होके चलते हैं, स्टेट का नाम ही एक होलसम पैकेज होता है। आपके सारे इदारों को अलाइंड होना चाहिए और फिर आप एग्जीक्यूटिव उसको लीड कर रहा होता है। हाँ। लेकिन सबकी बीच में वो मशवरे शामिल होते हैं। हाँ। अच्छा, जहाँ तक इन्होंने प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने और MOU की बात की, अच्छी बात यह कि MBS साहब के आने से पहले एक दिन एक जॉइंट हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक जॉइंट हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे BOI के चेयरमैन हैं उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली बताया था कि क्योंकि हम ये सिर्फ सऊदीया के साथ MOU नहीं, हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ हम MOU साइन कर रहे हैं। चाइना के साथ MOU साइन हुए हैं, मलेशिया के साथ भी और कतर के साथ भी। तो ऑब्वियसली कोई मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि खाली ये ना हो कि ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाए और उसके बाद आगे चले ना। तो क्योंकि अभी फ़िलहाल BOI ने टेक्निकल अपनी एक टीम बनाई हुई है अदर देन दीज MOUs जो इस चीज़ को फॉलो अप करती है हर मुल्क के साथ। लेकिन सऊदीया के जो MOU साइन हुए हैं, इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें दोनों मुल्कों ने काउंसिल्स बना दी हैं जिसको चेयर दोनों यही सरबराह कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और क्राउन प्रिंस जो हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब, जो इसको इंश्योर करेंगे कि इसका फॉलो अप बड़ी स्ट्रांगली हो और इसमें अगर कोई इफ्स एंड बट्स हैं तो उनको रिजॉल्व किया जाए। तो एक कल बड़ी अहम जो डेवलपमेंट थी वो कैदियों की आज़ादी वाली बात। उस हवाले से हमारे साथ मौजूद है एक फैमिली है जो कि पेशावर में है और उनकी फैमिली का एक फ़र्द सऊदी अरब में कैद है। हमारे साथ मौजूद है हिदायत आफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। हिदायत साहब, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हिदायत साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरे ख्याल में कुछ दोबारा रब्ता कर लेते हैं इनसे क्योंकि ये बहुत बड़ी। मैं गई थी अक्टूबर में, हमारा एक जिस वक्त यहाँ पर काफ़ी टर्बुलेंस थी, वो खादिम रिजवी साहब वाला मसला और वो, तो हमारा एक अक्टूबर में स्टेट की तरफ से एक इनविटेशन आया हुआ था। वहाँ बहुत बड़ा कल्चरल शो किया जा रहा था। पाकिस्तान और सऊदीया की दोस्ती को सेलिब्रेट कर रहे थे अपने नेशनल डे पे सऊदीयन। तो वहाँ पे जब मैं गई हूँ तो खैर वहाँ हमारी क्योंकि पार्टी के लोग भी होते हैं और दूसरे पाकिस्तानी भी, हमें काफ़ी मुलाकातें हुई। सबसे बड़ा जो इशू वहाँ पे लोग रेज़ कर रहे थे वो यही था कि हमारे लोग ये पूरे ख़ानदान, एक फ़र्द अगर अंदर बंद है तो पूरा ख़ानदान सफ़र कर रहा है। और उसमें एक खातून मुझे मिली जो टीचर थी और उनका कोई वहाँ और नहीं था, उनके सिर्फ एक हस्बैंड जो बेचारे काफ़ी अरसे से बंद थे। अच्छा। और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो 5000 दिरहम या वो रियाल दे के तो वो अपने हस्बैंड को छुड़वा लें, और क्योंकि वो काफ़ी लंबे प्रोसीजर्स। और अनफॉर्चुनेटली जो हमने आके फिर फीडबैक भी दिया है कि हमारी एम्बेसीज़ में मतलब लोग इस तरह जैसे मॉस्किटो रिपेलेंट से लोग भागते हैं ना, उस तरह पाकिस्तानी एम्बेसी से पाकिस्तानी भागते हैं। इनसे भी हम पूछेंगे कि भाई बुरे हालात हो और लोगों को एंटरटेन नहीं करते। और अब आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर ने उसके बाद बुला के एम्बेसीज वालों को स्पेशल मैसेज दिया है कि लोगों की मदद करें, खुदा का वास्ता ये गर्दनों के सरिये निकालें। फॉरेन ऑफिसर बनने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने ही लोगों पे कॉलोनियल स्टाइल में हुक्मरानी शुरू कर दें। अच्छा, जब तक हमारा एम्बेसीज का हमारा फंक्शन है ना मुख्तलिफ मुल्कों में, अगर ये अच्छा होता ना तो आज पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का ये हाल ना होता। हम जब रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी जो बात उस पर हो रही थी कि टर्की और मलेशिया वाला जो उनके सरबराहान का विजिट है, उससे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि कोई इन्वेस्टमेंट्स, कोई अच्छी डील्स उनसे हम कर सकते हैं? उसके ऊपर भी काम हो रहा है, लेकिन ये जो बीबी वाली बात है, थोड़ा सा मैं इस पर और इजाफा करना चाहता हूँ। कुछ चीज़ों पे हमने होमवर्क किया हुआ था और इमरान की और ये प्रिंस की जो मीटिंग्स 2 दिन की हुई हैं, इसका अगर एक चीज़ के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा दोनों को शाबाशी देनी हो तो वो इमरान की उस अपील के ऊपर शाबाशी दूंगा जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी लेबर फोर्स को ये दुश्वारियाँ हैं, हाजियों के लिए यहाँ इमिग्रेशन बना दें, क्योंकि रुल जाते हैं। उम्रा करने जाए ना तो आपको जद्दा पे ही पता चलता है 8 घंटे में आपकी तबीयत फारिग हो जाती है। बहुत पॉजिटिव था और उसका रिस्पॉन्स प्रिंस का आगे से बहुत अच्छा था। एक चीज़ जो मुझे लगा कि उसके ऊपर हमें इस मौजूदा हुकूमत को फॉलो अप करनी चाहिए। हमारे 28 लाख वहाँ वर्कर्स थे, अब 25 लाख रह गए हैं। 3 सालों में 3 लाख बंदा वापस आया है।
तो शायद जो दोनों के दरमियान में एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज नज़र आती है क्राउन प्रिंस मोहम्मद और इमरान के माबैन, ये एक कॉर्डियल रिलेशनशिप का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तानी लेबर फोर्स को दोबारा वहाँ सऊदी अरब में 3-4-5 लाख बंदे की अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ उनसे ले लें, जैसे कतर ने 1 लाख की दी हुई है, तो ये पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में एक मेजर ब्रेक थ्रू हो सकता है। हम एक्सपोर्ट्स में काम हो रहा है, लेकिन अभी विजिट में उसमें विजिट में अगर बात हो जाती तो उसकी रीज़न ये है कि हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत थी, जो ज़्यादा, जिस पे बहुत ज़्यादा कल भी बात होती रही थ्रू आउट, जो जितनी भी ट्रांसमिशंस चल रही थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो लेबर था या जो है अभी हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है वो स्किल्ड उस तरीके से हम उनका स्किल पॉलिश करके भेजने में नाकाम रहे। ये तो वो 3 लाख है ना जो वहाँ काम कर रहे थे वापस आए हैं। क्योंकि मैं अभी आपको जिक्र कर रही थी कि जो मैंने वहाँ जाके जो कंप्लेंट सुनी उनमें ये कंप्लेंट थी कि हमारे लोग अंदर कैद हैं। दूसरी ये थी कि रोजाना जहाज भर भर के वापस आ रहे थे क्योंकि हमें वहाँ से टिकट्स नहीं वापस। तो उसकी रीज़न भी यही थी कि वहाँ एक तो ये फीसेस बहुत बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा फीसें, और उसमें कमी आई है। प्लस ये कि वहाँ पे रहने में जो अपना कारोबार करने के लिए भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में सख्ती की है और एक या 2 चीज़ों की कंपल्शन की है। अपने लोगों को भी वो काफ़ी सारी डिटेल्स थी और लोग हमारे जो है वो, क्योंकि अब ये डायस्पोरा बहुत पुराना है, 30-35 सालों से लोग वहाँ रह रहे थे। हम बात कर रहे थे सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानी कैदियों की, और उन्हीं में से एक शख्स के भाई हमारे साथ मौजूद थे, तो उनसे हमने जो बात की अभी वो आप सबने देखी। हम कंवल साहिबा से भी रिक्वेस्ट हमने की है, उन्होंने भी कहा है कि जी मैं इस सिलसिले को देखती हूँ मज़ीद और आगे कांटेक्ट करती हूँ, और हम इसका फॉलोअप इंशाल्लाह कल भी कोशिश करेंगे कि अगर जुल्फ़ी बुखारी साहब से हमारी बात हो तो हम इसका फॉलोअप ले सकें और किसी तरीके से इनको जोड़ सकें, किसी तरीके से इनका मसला हल कर सकें। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की। पुलवामा का इंसिडेंट और ICJ में जो केस चल रहा है कुलभूषण यादव का, उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं और ये देखते हैं कि कुछ दिन से भारत में पाकिस्तानी जो कल्चरल टाइज हैं, जो स्पोर्ट्स रिलेशनशिप हैं और इन तमाम दीगर मामलात के हवाले से भारत में क्या हिजान अंगेज़ी जारी है, ये देख लेते हैं ज़रा। पुलवामा वाक़े में भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद मकबूजा कश्मीर के हालात कशीदा और गैर यकीनी का शिकार हैं। भारतीय फौज का क्रैकडाउन जारी है और बेगुनाह कश्मीरियों को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान नफरत में अंधी भारतीय सियासी अशराफिया मुल्क में आइंदा आने वाले इंतखाबात के लिए पाकिस्तान दुश्मनी का हरबा इस्तेमाल करके हिंदुस्तानी मुआशरे में ही जान बर्पा कर रही है। आलम यह है कि भारतीय नफरत बॉर्डर की हुदूद से निकलकर अब सकाफत और खेल पर भी अपना जहर उगल रही है। PSL के मैचों को भारत में नशर करने पर पाबंदी, डी स्पोर्ट्स का मैच की नशरियात बंद करना इसकी मिसाल है। दूसरी जानिब ये मुतालबा भी गढ़ा जा रहा है कि PSL में खेलने वाले गैर मुल्की खिलाड़ियों को IPL में ना खिलाया जाए। नफरत के इस माहौल में मुसलमान अक़लियतों पर भी दबाव बढ़ाया जा रहा है। और तो और इल्ज़ाम के बजाय हालात का जायजा लेने और नफरत के खिलाफ माकूल दलील देने पर भारतीय साबिक क्रिकेटर और सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू को अपने टीवी शो से बाहर निकाल दिया गया। मुझे जो लगता है कि डायलॉग से, इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर पूरी तरह से करके, कि जो गालियां निकालने से ये नहीं ठीक होगा, इसका एक परमानेंट सोल्यूशन आना चाहिए। कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे और कब तक ये खून खराबा चलता रहेगा। पुलवामा वाक़े को आड़ बनाकर भारतीय सियासतदान नफरत की आग में अभी और भड़केंगे, क्योंकि कुलभूषण का मकरू चेहरा भारतीय नफरत आलूद जमहूरियत के मुंह पर अभी और कालक मलेगा। जी, देख लिया आपने कि क्या हो रहा है इस वक्त, भारत का रवैया क्या है पाकिस्तानियों की तरफ। हम दोबारा नदीम मलिक साहब की तरफ और कंवल साहिबा की तरफ जाएंगे। सर, इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं, क्रिकेटिंग टाइज वैसे ही ख़त्म थे, हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनके ऊपर अब कोई जो है वो वहाँ पर पाबंदी लग गई कि अब वो नहीं जा सकते। मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस था वो वापस ले लिया गया है। ये नवजोत सिद्धू के साथ उन्होंने ये कर दिया। फिर उसके बाद सानिया मिर्ज़ा पर अब वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि तेलंगाना की वो जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो नहीं रहेंगी। हर तरफ से वो इस तरह की जो ये बिहेवियर है, इसको आप क्या कहेंगे? पागलपन इलेक्शन की वजह से है या ओवरऑल ही वो माशरा जो है वो ऐसा हो गया है मोदी के बाद? अच्छा, कुछ मिस्टेक्स माजी में हमने की थी।
में 70s में जनरल ज़िया दौर के जब वो टेक ओवर हुआ उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान में हमने बाज़ वाक़यात की तरफ देखा जहाद अफ़गानिस्तान के दिनों में, लोग तो कहते हैं कि उस वक्त ज़रूरत थी, सोवियत यूनियन आ गया था, लेकिन मुझे लगता है कि हमने अपने मफादात को, लॉन्ग टर्म जो इंटरेस्ट थे पाकिस्तान को, उसको कंप्रोमाइज़ कर दिया था, सोसाइटी को रेडिकलाइज़ कर दिया। तो हमारी गलतियों से अपने हमसाया मुल्क से उसको सीखने की बजाय, क्योंकि मोदी का रवैया ऐसे ही रहा, गुजरात में उसने 2000 मुसलमानों को मार के जश्न मनाता रहा था, उसे बुच्चर ऑफ गुजरात कहा जाता है। अमेरिका में उसको वीज़ा देने की इजाज़त नहीं थी, तो वज़ारत उज़्मा के बाद उसको जाने की इजाज़त मिली। उस शख्स का हम जिक्र कर रहे हैं जिसके ऊपर हज़ारों मुसलमानों के कत्ल का इल्ज़ाम है। तो वो पूरी सोसाइटी को रेडिकलाइज़ करके जो इंतहा पसंद हिंदू है, ये अभी देखें स्वामी असीमानंद, बाज़ वाक़यात नज़रअंदाज हो जाते हैं। स्वामी असीमानंद जो इनकी RSS जो इनका मिलिट्री विंग है BJP का, उसका एक कारिंदा था जिसने आपकी समझौता एक्सप्रेस की बर्निंग में 55 पाकिस्तानियों को ज़िंदा जलाया। उसने अजमेर शरीफ की दरगाह के ऊपर जिसने बॉम्बिंग की, और बेशुमार बॉम्बिंग के वाक़यात के अंदर नामजद था। इनके सर्विंग आर्मी के ऑफिसर्स कर्नल पुरोहित वो उसके अंदर इन्वॉल्व थे, उसको इन्होंने छोड़ दिया। वो ये आज का इंडिया है, ये वो पुराने वाला नहीं है, वो गांधी वाला इंडिया, वो चला गया कहीं और, ये BJP वाला इंडिया है। कश्मीर में ये क्या कर रहे हैं, हेल्ड वैली के अंदर ये जिस लड़के के ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम है, पहले तो पाकिस्तान से कहते थे ना आतंकवादी आ गए, अब ये आतंकवादी कहीं से आया नहीं था, ये इसको इन्होंने खुद बच्चे को उकसा दिया, उस नहज तक मारा ले था, गए, मारा इसको। और जीप के इर्द गिर्द ये इंटरनेशनल मीडिया जो रिपोर्ट करता है कि इसको मारने के बाद फौजियों ने नाक से कहा कि पूरी जीप के इर्द गिर्द यहाँ लकीर निकालेगा तो कीचड़ के अंदर, तो पूरी जीप के इर्द गिर्द उससे कीचड़ से लकीर निकलवा ली। सीधा साधा मस्जिद जाने वाला, नमाज़ पढ़ने वाला मेहनती लड़का था, और अगर इन्होंने उसके अंदर कुछ और हरकत नहीं की हुई तो उसको इन्होंने मार के तो उसको उकसा दिया कि वो उस नहज पे चला गया। अब यूनिवर्सिटियों के जो बच्चे हैं वहाँ पे, कॉलेजेस के बच्चे हैं, वो पाकिस्तान यहाँ जीपों में भर के भेज रहे हैं। हाँ। आप उनको मार रहे हैं, वो आगे से पत्थर मार रहे हैं आपको। ये जो फ़लस्तीन में हम मंजर देखते तो वो आपको मकबूजा में नजर आने लगे। वो काम जो हम यहाँ से हमारे ये लश्कर तैयबा और दूसरे जाके करते थे वो कामयाबी नहीं थी हो रही। ये खुद बच्चे उठ पड़े हैं क्योंकि इन्होंने जालमाना ऐसी हरकतें की हैं। अब किसी को वहाँ भेजने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ये इंडिजिनस मूवमेंट खुद से खड़ी हो गई है। अब इनको जान के लाले पड़े हुए हैं, रोज़ पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हैं। कैसे डील करेंगे आप? खान साहब ने तो कहा था एक कदम इंडिया बढ़ाएगा तो हम 2 कदम बढ़ाएंगे, ये कदम बढ़ा दिया है। देखिए, जो नदीम साहब ने बात किया मैं पहले इसको सेकंड करूंगी और मैं इसमें थोड़ा ऐड ऑन भी करूंगी। इंडिया की जितनी डीजनरेशन हुई है, जो इनके जो एक स्लोगन्स थे ना लिबरलिज्म के, और एक इनक्रेडिबल इंडिया का मैं सुनती हूँ मुझे हंसी भी आती है कि वाकई बहुत इनक्रेडिबल हो गया है। वायलेंस को आप देख लें, रेप के आप वहाँ पे केसेस रिपोर्ट जो होते हैं पर मिनट वो देख लें, और ओवरऑल आप कश्मीर देख लें। और कल अब आप लोग कैसे डील करेंगे? देखिए, कल इन्होंने जो अपना केस प्ली किया और उसमें जो इन्होंने ह्यूमन राइट्स पे पाकिस्तान के ऊपर पॉइंट आउट किया, इनको तो शर्म आनी चाहिए। ये एक वीडियो 1 मिनट की उठा के अगर दुनिया देख ले मेरे ख्याल में, और दुनिया भी आई थिंक के कोई बाइस्ड हो गई है या क्या उनको नज़र नहीं आ रहा कि इतनी वायलेंस हो रही है। हम इनसे कैसे डील करेंगे? हम इनसे इस तरह डील करेंगे कि देखें ये 2 वे ट्रैफिक होती है, और अभी आपने देखा है कि पाकिस्तान ने बहुत मैच्योरिटी का सबूत दिया है, अनलाइक प्रीवियस रजीम या जैसे पाकिस्तान का एक एटीट्यूड हुआ करता था। इनका ये तरीका यही होता था कि ज़रा सा जैसे वो होता नहीं है, बच्चे को आप वो थोड़ी सी चुटकी काटते हैं और उसके बाद वो टाँ करता है, तो वो हमने नहीं किया। हमें अंदाज़ा था कि ये किधर इन्होंने इस वक्त मारने की कोशिश की है। ये देख रहे थे कि यहाँ पर एक हाई प्रोफाइल किस्म का स्टेट का विज़िट हो रहा है, पाकिस्तान एक इकनॉमिक ओरिएंटेशन उसकी हो गई है, इस खत्ते में पाकिस्तान स्टेबल हो रहा है, जो एक सिक्योरिटी स्टेट का और एक खाली हमारा इलाका सिर्फ इसलिए स्ट्रैटेजिकली यूज़ होता था कि यहाँ एयरबेस बन सके, किसी की वॉर हो जाए, किसी को सपोर्ट करना है, किसी को तोड़ना है, किसी को जोड़ना है आसपास में, तो चलो पाकिस्तान बड़ा अच्छी जगह लोकेटेड है, यहाँ से हम सारा ऑपरेट कर लें। उन्होंने तो ये कर लिया। अब और उस चीज़ का फ़ायदा, ये कलभूषण का यहाँ आना और यहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ का होना, यही हमारी ओरिएंटेशन थी जिसको ये स्पॉन्सर करते रहे। आज प्रूव हो गया ना कि इंडिया मिल के अफगानिस्तान से, ईरान से, इधर उधर से हर तरफ से कोशिश करता रहा कि हम इस रीजन में वीक रहें। अब क्या हो रहा है, अब हमारी क्योंकि ओरिएंटेशन चेंज हो गई, हमारी अब जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस तरफ जाती ही नहीं है, हमें सूट ही नहीं करता है कि हम इनकी गीदड़ बक्कियों का तरफ से कोई ऑफेंसिव बात नहीं होगी। देखिए, अब जो हो रहा है, अब दुनिया बहुत फास्ट है, 5th जनरेशन वॉरफेयर मीडिया के थ्रू होती है। अब जो ये लोग कर रहे हैं ये पुराने तरीके पे जा रहे हैं। अल्टीमेटली है तो मोदी ना, जो जितनी विजन उसकी है और जितनी समझ है वो सारी दुनिया को नज़र आ रहा है। जितना ये शोर मचाएंगे, जितना ये चीखें मारेंगे, ये उतने खुद एक्सपोज होंगे ये। और सबको पता लग रहा है कि इस वक्त इंडिया की टोटल जो स्ट्रैटेजी वो ये है कि इलेक्शन विन करना है। ये आपस की इनकी टग ऑफ वॉर है और ये चूरन इनका बिकता है क्योंकि इन्होंने अपने इलाके को रेडिकलाइज किया है। इन्होंने जिस तरह हमारी पास्ट में, मैं नदीम साहब की बात से बिल्कुल 100% एग्री करती हूँ,
कि जिस तरीके से हमने अपनी सोसाइटी को एक दौर में रेडिकलाइज किया था, अब हम खोल रहे हैं, वापस लेके जा रहे हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं सोसाइटी की, ये अब उस तरफ टेक ऑफ पे है इस वक्त इंडिया। और इन्होंने जो अपने लोगों को इस वक्त इस तरफ लगाया है कि ये पाकिस्तान वाला चूरन ये बेच रहे हैं, हेट मोंगरिंग कर रहे हैं और लोगों को इस तरफ उकसा रहे हैं। और अभी आपकी जो ये चल रही थी कि भाई आप स्पोर्ट्स बंद कर रहे हैं, आप तो खुद कहते थे कि फनकार जो है वो उनका कोई वो नहीं होता है, ना नेशनैलिटी होती, वो तो एक सॉफ्ट इमेज लेके जाते हैं। ये सारी इनकी हरकतें एक्सपोज कर रही हैं कि ये कितने फनाटिक हो चुके हुए हैं, कितने ये पोलराइज्ड हैं, कितने रेडिकलाइज्ड हैं और कितनी इनके अंदर नफरत है और ये अपना ही सत्यानाश कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा नदीम साहब, आखिरी चीज़ जो कि इंटरनेशनल इनक्रेडिबल इंडिया से ना ये कुछ और बनने जा रहे हैं। किस किस्म का इंडिया बनने जा रहा है ये? हम जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आज अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे कुलभूषण यादव के हवाले से, उसके हवाले से आपको क्या नज़र आ रहा है? ये आखिरी चीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए, कुलभूषण का मामला जो है वो बहुत संजीदा मामला है। शायद मॉडर्न हिस्ट्री में कोई भी सर्विंग आर्मी ऑफिसर इस तरीके से दुनिया के किसी खित्ते में पकड़ा नहीं गया जिस तरीके से कुलभूषण पकड़ा गया। और हमारी पकड़ा भी उस बेल्ट से गया है जो बहुत सेंसिटिव है, जिसके मुतल्लिक़ हमारे ख़दशात ही हैं। और मनमोहन सिंह के साथ जो यूसुफ रज़ा गिलानी के वक्त शर्म शेख के अंदर एक जॉइंट कम्युनिके हुआ था, उसके अंदर बलूचिस्तान के ऊपर इंडियन प्राइम मिनिस्टर सिग्नेचर्स करके उस मुश्तरका बयान एलामिया के ऊपर आए हुए हैं कि बलूचिस्तान के अंदर ये जो मुदाखलत हो रही है उसको रोकना है। तो ये बंदा उसी जगह से पकड़ा गया। अब इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ तो हो नहीं सकता, ना गुंजाइश दी जा सकती है। तो मेरे ख्याल में ICJ में हम डिफेंड कर पाएंगे अपना मौक़िफ़, हमें वहाँ पर जीत होगी या नहीं होगी? क्योंकि लास्ट टाइम का स्टे मिल गया था कि एग्जीक्यूट ना करें आप। नहीं, एग्जीक्यूशन वाला तो एक मामला है, लेकिन ये वो शख्स है जिसको इसकी जो सज़ा बनती है वो दी जानी चाहिए। और दुनिया को भी पूरी तरीके से इसका केस जो है कि ये पाकिस्तान में किस तरीके से नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था उसको बड़ा खोल के बयान करने की ज़रूरत है। बाकी तो ICJ के जो रूल्स हैं, मैं उस पर एक्सपर्ट्स नहीं हूँ, कोई लॉ एक्सपर्ट आपको बेहतर रोशनी डाल सकता है, लेकिन इसके जो जराइम है वो दुनिया को पूरे अच्छे तरीके से बताने की बहुत ज़रूरत है। एक भारत दुनिया में शक्ल लेके जाता था कि यहाँ से ग्रुप्स बने हुए हैं, वो आते हैं, खुद क्या कर रहे हो यार, ये भी तो बताओ ना दुनिया को। मैंने अभी आपको कर्नल प्रोहत का वाक़या बताया था, कर्नल प्रोहत तो उधर ही था ना। हाँ। तो ये तो इधर आया हुआ था, इसको तो पकड़े, सही, इसका तो जो सज़ा बनती है वो तो दे। अच्छा, मैं कमेंट कर दूं, इसका एक और भी इम्पैक्ट होगा कि ये जितनी इनकी स्ट्रॉन्ग लॉबी है इंटरनेशनली, इंडिया हर जगह जाके अपनी उस लॉबी को यूज़ करके पाकिस्तान को हमेशा इन्होंने ऑन स्पॉट करने की कोशिश की है और कामयाब रहे हैं। USA में इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी ऑपरेट करती रही है, इनकी इजराइल के साथ बहुत टाइज़ हैं। और ये जो हमारी जो यहाँ पे देखें, हमने वॉर ऑन टेरर का हिस्सा बने अगेंस्ट टेररिज्म, और टेररिस्ट का लेबल आपने हमें उठा के लगा दिया और उसमें इंडिया ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया और उसको आउट प्ले करते रहे, उसको इस्तेमाल करते रहे। और ये जो FATF का मामला था, जो मुंबई अटैक्स का मामला था, और आई थिंक कि अब ये दुनिया को नज़र आएगा, कुलभूषण को तो जो भी सज़ा मिलेगी सो मिलेगी, लेकिन इस केस की रेलेवेंस ये है कि इंटरनेशनली दुनिया को पता लगेगा कि इंडिया जो एक नैरेटिव बिल्ड करता रहा पाकिस्तान के अगेंस्ट और झूठ बोलता रहा है, उसमें वो खुद इन्वॉल्व था। और इस रीजन में अगर कोई फसादी कैरेक्टर है तो वो इंडिया है और इनको अब सोचना पड़ेगा अपनी पॉलिसी। अब ये आप लोगों का काम है कि किस तरीके से ये इमेज जो है वो दुनिया तक पहुंचाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो सोशल मीडिया पर कई दिन से गर्दिश कर रही थी कुछ दिन पहले से, वो ये कि छुट्टी शायद जुम्मे की होने जा रही है, इस पर कुछ है मामला? देखिए, मैंने भी सोशल मीडिया पे ही सुना है। आप क्या चाहती हैं, जुम्मे को इतवार को? ये ठीक है जी, जो चल रहा है वो सही है आपके ख्याल में? इतवार को सही है? अभी देखिए, इंटरनेशनली हमें मार्केट्स के साथ चलना है। हाँ, सऊदी मार्केट तो फिर जुम्मे को अगर बहुत ज्यादा हमने वो किया तो मुझे, क्योंकि इसके बारे में पता नहीं है, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगी अभी। सही है, हमने लोगों से राय ली थी। आपको क्या एक्सपेरिमेंटेशन मेरा नहीं ख्याल है कि दोबारा नहीं होनी चाहिए। आपकी एक मेहमान है बाहर जिसके साथ मैं एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करके आया हूँ। अच्छा, छोटी सी मेहमान। बिल्कुल, मैं वो सुनाऊँ आपको? इससे पहले क्या मुझे खुदा हाफिज कहें। मुझे किसी का इंटरव्यू करके इतना मजा नहीं आया जितना इस बच्ची से मिलकर मजा आया। क्या बात है। वाह, ये बिल्कुल, ये हमारी जो मेहमान है ये अभी आने वाली हैं और इनको हम आपसे मुलाकात करवाएंगे। हम रिज़ल्ट बता दें कि आप लोगों ने जो सवालों के जवाब दिए वो क्या थे। जब हमने आपसे पूछा कि जुम्मे को छुट्टी होनी चाहिए या इतवार को, तो ये देख लें जी, पोल हमारा था इतवार की छुट्टी के 16% लोग हक में हैं और कोई 2-2.5 हज़ार लोगों ने ये पोल किया है। PTI वाले बैठे वोट डाल रहे होंगे, इसको ज़्यादा संजीदगी से ना लीजिएगा। इसको संजीदगी से नहीं लेना है।